हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक पॉलिटिकल डिस्कस करेंगे। सो नोट कर लें सारे जने, आज हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पंचायत्स होती क्या हैं स्टूडेंट्स, पंचायत क्यों ज़रूरी हैं, कैसे बनी, ये सारी चीज़ें हम आज इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं शुरुआत से। तो अगर बात की जाए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज़ाद होने के बाद 1950s में, ठीक है, जब सरकार ने देखा कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गरीबी की, भूखमरी की, अनपढ़ता की। सो इलिटरेसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, पॉपुलेशन मास हंगर इंडेक्स बहुत हाई था। उस समय पे गवर्नमेंट ने सोचा कि इन सब चीज़ों को ग्रास रूट लेवल से ठीक करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, अगर हम पंचायत की बात करते हैं तो जो पंचायत हमारी होती हैं ये आपकी ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट के लिए, ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि भाई पंचायत किस चीज़ के लिए है, क्यों है। हमारे देश में लोअर लेवल पे हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति या हमारे स्टेट के सीएम, गवर्नर, एमपीज़, एमएलए ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट को हर रोज़ नहीं देख सकते। इसलिए जब देश आज़ाद हुआ और जब पहली बार गवर्नमेंट बनती है तो हमारे देश के पहले जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा कहा गया कि ग्रास रूट लेवल की डेवलपमेंट आप सब लोकल लेवल पे, लोकल पीपल के ऊपर छोड़ दो, लोकल लेवल के ऊपर छोड़ दो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पंचायत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ग्राम पंचायत की बात करेंगे, विलेज लेवल डेवलपमेंट की बात करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम पंचायती राज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम गांधी जी की बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, गांधी जी की सोच थी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 40। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है ये हमारे किस पार्ट में, संविधान के किस भाग में आता है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4। अब स्टूडेंट्स, पार्ट 4 का कनेक्शन था इसके साथ। आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल में करवाऊंगा, लेकिन आपको साथ के साथ ये भी बताता रहूँगा कि पेपर में आपको एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ भी पढ़ते हो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। मान लीजिए आप सारा पंचायती राज सिस्टम, पंचायत के बारे में सब कुछ पढ़ के चले गए, लेकिन आपको यही नहीं पता कि पंचायत का हमारे संविधान में पार्ट कितना है, पंचायत के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा भाग है, म्यूनसिपाल्टीज़ के लिए संविधान में कौन सा भाग है। कई बार अगर ऐसे पॉइंट ही छोड़ दिए तो सारा ज़ीरो हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, चीज़ें इन डेप्थ में करेंगे। सो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी जी, गांधी जी की सोच थी कि अगर विलेज लेवल डेवलपमेंट होगी, ग्रास रूट लेवल की डेवलपमेंट होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे देश में नगरों का विकास होगा। गांव अगर अच्छे बनेंगे, गांव बेहतर बनेंगे, गांव से ही आगे टाउन्स बनेंगे, टाउन से ही कल को अच्छी सिटीज़ बन पाएंगी। तो बॉटम टू टॉप आपको एग्जामिनर किसी भी टाइप से ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। और स्टूडेंट्स, ये आपका स्टेट का मैटर है। आर्टिकल 40 जो है स्टूडेंट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 में है। और किसकी आइडियोलॉजी थी? महात्मा गांधी जी की गांधीयन आइडियोलॉजी का पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स, एक पॉइंट नोट कर लो, 1952 में जब हमारे देश की सरकार ने एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टूडेंट्स हमारे देश में एक्चुअल टर्म में जो आम जनता है उसके बेहतर, उसकी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए चलाया था। यही चीज़ें आप जो पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हो, यही चीज़ें जो आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ोगे, वही कुछ चीज़ें आपकी इंटरलिंक करती हैं इकोनॉमिक्स के साथ भी।
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या था? तो स्टूडेंट्स, एक टाइम पे हमारे देश में बहुत बेहतर काम किया जा रहा था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम्स, ये सब जो हमारे देश में जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, उनके लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए सरकार ये काम कर रही थी। तो इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में देखा गया कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ही ग्रास रूट लेवल पे है। अब यही क्वेश्चन गुड गवर्नेंस से भी पूछा जा सकता है। गुड गवर्नेंस, आप सब कुछ पढ़ के चले गए, आपने छोड़ दिया पंचायती राज डे कब आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, गुड गवर्नेंस का पॉइंट आ जाए तो हमारे देश में सीडीपी प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने शुरू किया था, वो स्पेशली उसकी शुरुआत विलेज लेवल डेवलपमेंट, उसकी शुरुआत स्टूडेंट्स विलेज लेवल डेवलपमेंट से कर दी गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा तो ऑटोमेटिकली ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करके हम टाउन्स, अच्छे नगर और उससे अच्छे सिटीज़, अच्छे शहर, विकसित शहर, मेट्रो सिटीज़ बना सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक पॉइंट नोट कर लो, हमारे देश में ब्रिटिश काल से प्रॉब्लम चलती आ रही थी। ब्रिटिश रूल जब हमारे देश में था तो ब्रिटिश साम्राज्य के समय से ही हमारे देश में जमींदारी सिस्टम चलता आ रहा था जी, ब्रिटिश काल से। और ये कब एंड होता है स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसका लिंक है पंचायती राज सिस्टम से, इसका कनेक्शन है पंचायती राज सिस्टम से। हमारे देश में स्टूडेंट जो जमींदारी सिस्टम चल रहा था, उससे हमारे देश के किसान परेशान हो रहे थे, किसान प्रॉब्लम में आ रहे थे। सो नोट कर लो स्टूडेंट्स, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी 1951 में, जिसमें हमने 9th शेड्यूल को ऐड किया था। 9th शेड्यूल वाज एडेड। सो स्टूडेंट्स, जो हमने 9वीं अनुसूची ऐड की थी वो 9th शेड्यूल हमारा था एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। बाकी जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारे हैंडआउट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको हमारी ऐप पे मिलेंगे और साथ के साथ आपको ये PDF फॉर्म में पढ़ने के लिए आपके ग्रुप्स में आ जाएंगे, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, एक पॉइंट नोट कर लो कि ज़मींदारी सिस्टम जो थी, ज़मींदारी प्रथा का खात्मा, ज़मींदारी सिस्टम का जब एंड किया गया तो ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म करके सरकार को ये समझ में आया यार सबसे बड़ी दिक्कत जो प्रॉब्लम है वो किसकी है? हमारे आम जनता की, विलेजर्स की। जो गांव में लोग रह रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी डेवलपमेंट का काम खुद करें। अंग्रेज़ों के समय से ज़मींदार नियुक्त हो रखे थे, ज़मींदार किसानों का खून चूस रहे थे और सबसे बड़ी यहाँ पर ज़रूरत थी कि किसानों को खुद पावर दी जाए कि वो अपना लीडर खुद चुन सकें, वो अपने में से ही चुन सकें। तो स्टूडेंट्स, ये लाइन तो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कह दी थी कि लोकल लेवल डेवलपमेंट के लिए ये सब कुछ आम जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर से फिर शुरुआत होती है हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम को डेवलप करने की। पंचायती राज सिस्टम जो डेवलप किया गया था स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले 1957 में कमेटी का सेटअप हुआ था जी, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता, तो स्टूडेंट्स, फादर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम के नाम से कौन जाने जाते हैं? बलवंत राय मेहता। और 1957 में इन कमेटी सेटअप होती है, ये रिकमेंड करते हैं कि हमें इंडिया में डेवलपमेंट के लिए 3 टायर सिस्टम, हमें भारत में पंचायत राज डेवलपमेंट के लिए, विलेज लेवल डेवलपमेंट के लिए 3 टायर सिस्टम फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 आपकी ग्राम पंचायत,
नंबर 2 पंचायत समिति या ब्लॉक समिति। और नंबर 3 स्टूडेंट्स, जो सबसे एक डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी बॉडी होती है आपकी जिला परिषद। तो इस प्रकार से ये रिकमेंड किया था जी बलवंत राय मेहता जी ने। बलवंत राय मेहता ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। आपको क्वेश्चन आ जाता है, आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन में आपको महात्मा गांधी भी दिया होगा। तो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, महात्मा गांधी राइट आंसर नहीं होगा, बलवंत राय मेहता। आज भी यही सिस्टम चल रहा है। और 1957 में कमेटी सेटअप हुई थी। इसके बाद और बाकी की कमेटियां सेटअप होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ग्राम पंचायत थी, इसमें पावर दी गई कि आम जनता जो है अपने लिए खुद से, आम जनता जो है अपने लिए खुद से अपना पंचायत चुने, अपनी पंचायत चुने, अपना सरपंच चुने, और ये सारा कुछ इलेक्शन मेथड से होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये कोई नई चीज़ें नहीं थी, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे देश में बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज मैनर से, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से यहाँ पर 3 टायर सिस्टम को बनाया गया था। तो ग्राम पंचायत जो चुनी जाएगी जी, ये डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर होंगे, ये डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाएंगे। और आपके पंचायत समिति या ब्लॉक समिति के मेंबर और ज़िला परिषद के मेंबर, ये इनडायरेक्ट मेथड से इलेक्ट होंगे, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट, सबको समझ में आ गया होगा। पंचायत समिति, ज़िला परिषद, तो बॉटम टू टॉप, तो सबसे लोअर लेवल पे आपका ग्राम पंचायत, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे आपकी पंचायत समिति या ब्लॉक समिति। जो आपके ग्राम पंचायत के जो चुने हुए मेंबर हैं, आगे उनमें से ही फर्दर पंचायत समिति के लिए मेंबर चुने जाएंगे, और उनमें से ही आगे ज़िला परिषद जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी होएगी, जो एक सुपरवाइजरी बॉडी होएगी, उसके लिए मेंबर चुने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये सिस्टम बनाया गया कि आम जनता के ऊपर छोड़ दो उनके डेवलपमेंट की बात, क्योंकि हर स्टेट का सीएम जो है, हर हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे स्टेट्स के जो सीएम होते हैं, वो इनकी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है जी, आज की डेट में आपको पता है कि जो स्टेट्स को फंड आते हैं, तो राज्य आगे, जो राज्य का आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है स्टूडेंट्स, वो आगे इनको फंड भेजते हैं। ठीक है, ज़िला परिषद को जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, डिस्ट्रिक्ट हेड को जाएगा। ठीक है, तो ज़िला परिषद का स्टूडेंट जो चेयरमैन रहेगा, मेन जो सीईओ रहेगा, वो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। तो कलेक्टर के पास सारी पावर रहेगी। जो नीचे आगे ज़िला परिषद के मेंबर होंगे, जो पार्षद होंगे, वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इन सबको सुपरवाइज़ करने का काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होगा। सारी ग्रांट आगे ज़िले से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास से आगे फर्दर दी जाएगी। ठीक है, अब भेजी जाएगी ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को, पंचायत समिति से ग्राम पंचायत को। तो ये सारा सिस्टम रहेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको चीज़ें क्लियर होगी होंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी कमेटी सेटअप हुई थी जी, अशोक मेहता कमेटी। सो स्टूडेंट्स, अशोक मेहता कमेटी जो है 1977 में सेटअप की गई थी, 1977, इसके 20 साल बाद। तो ये सारी कमेटी सेटअप हो रही हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अशोक मेहता कमेटी 1977, अशोक मेहता जी के द्वारा। जैसे बलवंत राय मेहता ने 3 टायर सिस्टम, अब आपको यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप अगर ये चीज़ सोच लें कि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पुट कर सकता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, अगर आप कोई चीज़ को इन डेप्थ पढ़ते हैं, इन डेप्थ अपनी कंसेप्ट क्लियरिटी रखते हैं, तो आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी कि एग्जामिनर यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पूछ सकता है कि 3 टायर सिस्टम किसने शुरू किया, 3 टायर सिस्टम किसने रिकमेंड किया, 2 टायर सिस्टम किसने रिकमेंड किया, 2 टायर सिस्टम किसने रिकमेंड किया, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। सो स्टूडेंट्स, आपको पेपर में ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 टायर सिस्टम किसने शुरू किया, 3 टायर सिस्टम किसने शुरू किया। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स, इन्होंने रिकमेंड किया कि हमें एक ज़िला परिषद
एक ज़िला परिषद बनानी चाहिए और एक मंडल पंचायत। कहते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल ख़त्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो 2 टायर सिस्टम था, 2 टायर सिस्टम जो है रिकमेंड किया था अशोक मेहता कमेटी ने। ज़िला परिषद होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी, और यहाँ पर कलेक्शन ऑफ विलेजेस, ठीक है, क्लस्टर ऑफ विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस, सभी गाँव की जितने भी इसके अंदर आपके 20 से लेकर 60 तक जो गांव आएंगे जहां पर मंडल पंचायत उनकी अपनी होगी, ताकि यहां पर इंटरमीडिएट लेवल ख़त्म किया जाए और यहां पर जो करप्शन वगैरह होगी उसको कम किया जाए। तो स्टूडेंट्स अशोक मेहता कमेटी रिकमेंड हुई थी। इसी तरीके स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है GV राव कमेटी, (1985) में GV राव कमेटी सेटअप हुई। इन्होंने कहा कि भाई हमारे देश में जो पंचायती राज सिस्टम है, सबसे बड़ा इसमें जो कांटा है वो आपका ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, जिसके कारण कि हमारे देश में जो लोअर लेवल डेवलपमेंट है वो रुकी हुई है। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कई सारे इस टाइम पे जो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स थे जो बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे थे, तो सबसे बड़ी मार जो है भाई करप्शन झेल रही थी। तो इन्होंने अपनी यहाँ पर रिकमेंडेशन दी। इन्होंने कहा फिर हमें एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए, जो CEO होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा ज़िला परिषद का। तो स्टूडेंट्स आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट करने की बात किसने की गई? GV राव कमेटी के। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो ग्रास रूट लेवल है उसमें सिर्फ ग्रास रह गई, ग्रास निकल गई, रूट रह गए हैं। तो ग्रास रूट लेवल जो है मतलब कि सही तरीके से डेवलपमेंट इसकी नहीं हो पा रही। कारण क्या है उसका? जो हमारे देश में ब्यूरोक्रेटाइजेशन था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की समस्या जो थी स्टूडेंट्स, खैर अभी भी है, बहुत हद तक कंट्रोल हुई है, कम हुई है, ठीक है जी। 1986 में स्टूडेंट्स LM सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। तो स्टूडेंट्स इन सब नोट्स के हैंडआउट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। 1986 में स्टूडेंट्स LM सिंघवी ने रिकमेंड किया था कि भाई पंचायत को संविधानिक मान्यता दी जाए, इसका कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया जाए, इसको संविधानिक मान्यता दी जाए। LM सिंघवी जी ने कहा था कि भाई पंचायत के प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ठीक है, जो आप पढ़ते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो आपको पता है जी पंचायत के इलेक्शन, म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन स्टूडेंट्स स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन पूछा जा सकता है पेपर में कि कौन कंडक्ट करता है। पंचायत को फंड कौन देता है? इन्होंने कहा कि पंचायत अपने फंड्स खुद मैनेज करे, जो पैसा आ रहा है, लेकिन फंड देगा कौन? स्टेट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आपने पढ़ा था स्टेट का मैटर है। स्टेट प्रोवाइड करेगी, इसके लिए स्टेट का फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड करेगा, जो स्टेट का अपना फाइनेंस कमीशन होगा। ये सारी चीज़ें रिकमेंड की गई थी LM सिंघवी कमेटी ने। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा हमारा पार्ट है, पार्ट 9 कब ऐड हुआ था? एडेड इन 1992। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका पंचायती राज सिस्टम को कितनी पावर है? पंचायती राज सिस्टम हमारे स्केड्यूल के कौन से स्केड्यूल का हिस्सा है? स्केड्यूल 11, 11वीं अनुसूची, 11th स्केड्यूल 1992 में ऐड किया गया बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 73rd अमेंडमेंट हुई थी संविधान में और उसमें पंचायत को जगह दी गई। पंचायती राज सिस्टम स्टूडेंट्स नोट कर लो एक पॉइंट, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में शुरू हो गया था भाई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन 1959 को सबसे पहले कहाँ? राजस्थान के नागौर में शुरू हुआ। तो पंचायती राज सिस्टम तो चलता आ रहा था, लेकिन LM सिंघवी कमेटी ने कहा कि इसको संवैधानिक मान्यता दी जाए।
अगर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी जाएगी, अब आपको पता है कि पंचायत अपने सारे के सारे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सारे फैसले पंचायत खुद लेती है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि भाई पंचायत आम जनता ने चुनी है, 5 साल के लिए चुनी है। जो भी पंचायत गलत काम करेगी, सही काम नहीं करेगी, उसको हटाया भी जा सकता है, सिंपल पॉइंट है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी स्टूडेंट्स। सो स्केड्यूल वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कब ऐड किया, कौन सी अमेंडमेंट थी। पंचायत के पास कितने टोटल फंक्शन हैं, कितनी पावर्स हैं, 29 मैटर्स। सो स्टूडेंट्स पंचायत के पास टोटल कितने 29 फंक्शनल, कुछ भी कह लो, फंक्शनल पावर्स हैं। 29 फंक्शनल पावर्स हैं जिसमें पंचायत अपने फैसले खुद लेती है। आप देखते हैं कि जैसे किसी विलेज में सड़कों का काम, कैनाल्स बनाने का काम, इरिगेशन के लिए काम आ गया, XYZ, आप जितने भी काम देखते हो उसमें ग्राम पंचायत खुद अपने फैसले लेती है। उसमें सरपंच जो प्रधान जी होते हैं वो खुद अपने फैसले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमें ये चीज़ समझ में आती है कि पंचायती राज सिस्टम हमारे देश के ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी था। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो आपको अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए आप नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में आगे हम कंटिन्यू करेंगे, आगे डिटेल में चीज़ें करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।